नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हर पर। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून के संबंध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस बिल के ऐतिहासिक बताते हुए इसके फायदे बताए गए। ग्वालियर से सलीम खान की खबर। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यह पत्रकार वार्ता का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए कृषि विधेयक को लेकर था, जिसमें किसानों को लेकर कई बातें कही गई हैं। हालांकि इस बिल का पूरे देश में विरोध भी किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी उतर आए हैं। इसी को लेकर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें इसके फायदे गिनाए गए। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुँचकर उनसे बात भी की। जो दो कृषि विधेयक कल पारित कराए हैं, एक विधेयक का नाम है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा विधेयक है कृषक उपज आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये दोनों विधेयक जो है किसान हित में है, किसान की भलाई के लिए है। इन दोनों विधेयकों को लागू होने के बाद में देश का किसान एक नए उत्साह के साथ अपने काम को करेगा। देश के किसानों का ये कृषि का व्यवसाय लाभ का व्यवसाय बनेगा। एक खुले आज़ादी के तौर पर देश में भी हम देखते थे कि छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करने वाला उद्योगपति या छोटा व्यापारी भी अपनी वस्तु का दाम को तय करता था। ये नए प्रावधान के माध्यम से अब देश के किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इस नए प्रावधान लागू होने के बाद में देश का किसान अपनी फसल को अपने घर से बेच सकता है, मंडी के बाहर बेच सकता है, व्यापारी के कारखाने में बेच सकता है, वेयर हाउस में बेच सकता है। व्यापारी को भी छूट दी गई है कि व्यापारी भी किसान के घर जा करके उसकी फसल को खरीदे, बिना टैक्स दिए खरीदे। उसको प्रशासन किसी प्रकार की इस पर रोक नहीं लगा सकता। मूल्य का निर्धारण कौन करेगा? मूल्य का व्यापारी करेगा, किसान करेगा। मैंने कहा कि जब किसान को लगता है कि हमको मंडी में हमको वाजिब दाम मिल रहा है तो मंडी में बेचे, उसको लगता है कि मंडी में हमको वाजिब दाम नहीं मिल रहा है तो मंडी के बाहर। रावत जी, किसान कैसे करेगा? ये सब कहने की बातें हैं कि किसान मूल्य का निर्धारण करेगा। किसान ज़्यादा देर तक अनाज रोक ही नहीं सकता। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि जिस पूरे इसका जो कंसेप्ट है ना, आज भी हमारे देश में बहुत सारे गाँव में कुछ संपन्न किसान भी होते हैं, उनकी कुछ आवश्यकताएँ भी होती है। इससे नए प्रावधान के माध्यम से पैन कार्ड के आधार पर भी हमारा संपन्न किसानों का समूह भी अपने गांव के छोटे छोटे किसानों का छोटी मात्रा का उत्पाद खरीद सकता है। उसका भाड़ा बचेगा, उसका टैक्स बचेगा और वो बड़ी मात्रा में करके किसी कंपनी से सीधा कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, बेच सकता है। पूरे विधेयकों का जो लघु लाभ है उसमें देखेंगे छोटा किसान उसका जब कम मात्रा में जब उसके पास अनाज होता है तो उसका दाम कम मिलता है। इसलिए गांव में भी हमारा किसान एक समूह बना करके उसका हमारे छोटे किसान को भी उसका वाजिब दाम मिले। जैसे कि आपने कहा कि किसान कैसे तय करेगा, हाँ, तो मैंने इसलिए का विकल्प सरकार ने दिए। अभी एक मैं और बात कहना चाहता हूँ कि MSP का मतलब ये होता है कि FAQ का जो मानक होता है, अगर आपका उचित औसत गुणवत्ता का यदि वो अनाज नहीं है तो MSP पर लेने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। FAQ में वो मानक होना चाहिए। रणवीर जी, एक सवाल है कि तो इसलिए मैंने कहा कि जब वो कई बार किसान का जो फसल होती है कई बार FAQ के मानक में नहीं आती और उस स्थिति में किसान अपनी फसल को बहुत कम दाम में बेचने के लिए मजबूर होता था। अब जब खरीदार ज़्यादा होंगे, विकल्प ज़्यादा होंगे तो फिर किसान को अधिक दाम मिलने की संभावना होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कह रहे थे ये तो किसान विरोधी है, छोटा किसान मर जाएगा, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये केंद्र सरकार। मैं कमलनाथ जी का वो उनका विचार जो भारत सरकार की कृषि संबंधी जो कायाकल्प के लिए समिति बनी हुई है उसमें देश के सारे मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसमें सुझाव दिया था उस समिति को। कमलनाथ ने किसानों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए बहुआयामी विकल्प दिए जाने का सुझाव दिया था एवं संविदा खेती के महत्व पर जोर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खेती करने का ये उन्होंने सुझाव दिया था। कमलनाथ ने संविदा खेती को अगले 10 से 15 वर्ष प्राथमिकता देने का आग्रह किया था, क्योंकि उनके अनुसार युवा पीढ़ी पारंपरिक कृषि परिचालन रुचि नहीं, मतलब
खुद कमलनाथ की ये रिकमेंडेशन थी, भारत सरकार की कृषि संबंधी जो समिति थी, ये खुद उसकी मांग करती। मैंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी हम देखेंगे, जो प्रावधान इन विधेयकों में किए गए हैं वो अधिकांश प्रावधान वो हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं कि विरोध करेंगे? कांग्रेस का चरित्र है, उनको लगा वो खुद लागू नहीं कर पाए कभी। कांग्रेस हमेशा किसानों की भलाई की बात करती रही है, लेकिन भलाई कैसे हो सकती है, वो विधेयक, वो कानून, वो नीति इस देश में कभी को नहीं लाई। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को इसका क्रेडिट जाने वाला है, इसलिए वो जानबूझकर किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। भारतीय किसान संघ के महासचिव ने साफ बोला है कि ये उद्योगपतियों को फायदा देने वाला है, किसानों को नुकसान देखिए, देगा। लोगों का अपना अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन मैंने कहा जो भी व्यक्ति इस पूरे दोनों विधेयकों को पढ़ेगा, एक एक बिंदु को पढ़ेगा, एक एक लाइन को पढ़ेगा, तो ये 100% किसानों के हित में है। मैं किसी की बात नहीं करता। कई बार ये होता है कि लोग बिना पढ़े, बिना जानकारी के अपनी बात को कह देते हैं। इसलिए ये सारे के सारे प्रावधान नए विधेयकों में किसानों के हित के लिए हैं, बिचौलियाँ कम करने के लिए हैं, टैक्स कम करने के लिए और देश के किसानों को आज़ादी देने के लिए है। इसलिए मैंने कहा कि छोटा उद्योगपति, छोटा व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य तय करने का उसका अधिकार होता है। आज किसान को वो सारे अधिकार देने का काम होता है। ये दोनों किसान एलिजिबल हैं। ठीक है। देश के किसानों की फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, देश का किसान जो प्रतिबंध लगे उससे आज़ाद होगा और आने वाले समय में हमारा किसान भी व्यापार कर सकेगा। इस प्रकार के प्रावधान किए। सबसे बड़ा कारण ये है जनता में भी कि जो आपके बगल में सीट पे बैठने वाले राज्य मंत्री कोई नहीं समझा पाया तो इसमें कितनी बड़ी भूल है। देखिए, मैंने कहा कि दोनों विधेयकों को भी हम करते हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो विधेयक पढ़े हैं देश में प्रधानमंत्री ने एक एक विधेयक के हर बिंदु को बहुत स्पष्ट किया है। माननीय कृषि मंत्री जी ने दोनों विधेयकों के बारे में हर बिंदु को बहुत स्पष्ट किया कि ये किसान हित में है। इस्तीफा दिया है या कोई राजनीतिक दूसरा कारण? अब वो मुझे पता नहीं उनका क्या इशू है, लेकिन मैंने कहा कि दोनों विधेयक का जो अध्ययन करते हैं ना, ये दोनों विधेयक पूरा किसानों के हित में है, किसानों को आज़ादी देने वाले हैं। नए दौर में नए तकनीकी के आधार पर खेती किसान करे, ये नए नवाचार करने वाले हैं। इसलिए दोनों विधेयक किसान ऐसी हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश का किसानों का लंबे समय तक गुमराह करने वाले लोग, किसानों के दम पर सरकार में आते रहने वाले लोग इसी प्रकार के प्रावधानों की बात अपने घोषणा पत्र में करते रहे। जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी उनके मुख्यमंत्री और उस समय उनके प्रधानमंत्री भी इस प्रकार की बात सदन में करते रहे। वो कभी इस प्रकार के विधेयक किसान हित में नहीं ला पाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जब किसानों के हित में जो विधेयक लेकर आई है, उनको लग रहा है कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मोदी सरकार को मिलेगा। इसलिए अनावश्यक हाथ मचा करके देश के किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। देश का किसान कांग्रेस की असली को समझता है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों प्रावधानों की बात कांग्रेस भी बात करती रही। उनके घोषणा पत्र में मेरे पास प्रूफ है, उनके घोषणा पत्रों में ये सारे प्रावधान हम लागू करेंगे, इसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी की बात करें तो उन्होंने उल्लेख किया है। इसलिए कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा किसानों को करती रहा है। ये सारी की सारी बातें हम उजागर करेंगे। 2018 में तो किसानों की वजह से सरकार नहीं आई थी, मंदसौर में गोलियां चली थी। अब किसान साथ है कि इस चुनाव में उपचुनाव में कैसे देखिए, 2018 में कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रदेश के किसानों को इस प्रकार से आश्वस्त किया था, सरकार में आने के बाद उस प्रकार से किसानों से धोखाधड़ी की, उसका परिणाम था कि आज वो 15 महीने में सरकार से बाहर आ गए। इसलिए कांग्रेस का चरित्र क्या है, कांग्रेस क्या कहती है, क्या करती है, ये पूरा उसका इतिहास रहा है। और प्रदेश के किसान मन बना कर बैठे। अवश्य मध्य प्रदेश में किसान कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगा, युवा भरोसा नहीं करेगा और कांग्रेस को हमेशा मुँह की खानी पड़ेगी। आने वाले चुनाव में उपचुनाव में इस विधेयक से लाभ मिलेगा वोटों पर? निश्चित तौर पर जहाँ चुनाव होने वाले वहाँ और पूरे प्रदेश का किसान इस ताक में बैठा कि कब हम कमलनाथ और कांग्रेस को सबक सिखाएं। इसलिए इस चुनाव में 100% उसका लाभ मिलेगा और कांग्रेस को सरकार कर्ज माफी को लेकर के बराबर इल्जाम लगा रही है। कर्ज माफी के लिए बीजेपी सरकार क्या करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये सोच रहा है कि हम किसान को मूलभूत आवश्यकताएं, किसान को जो आवश्यक है वो सेवाएं उसको उपलब्ध कराएं। प्रदेश के किसान हो, देश के किसान हो, उस किसान की उसकी उपज का वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए सरकार प्रयास करे। किसान के लिए जो आधार होता है, उसको बिजली हो, पानी हो,
उसके लिए बहुत सारे संसाधन वो हम करें, हम इसमें विश्वास करते हैं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो नाटक किया, जो धोखाधड़ी की, हम इसमें सहमत नहीं है। बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी महिला सभा इटावा की जिला अध्यक्ष लीलावती राजपूत के नेतृत्व में भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में विशाल धरना दिया गया और युवाओं को रोजगार प्रदान करने की मांग की गई। इटावा से हमारे संवाददाता शिवम पोरवाल की खबर। इन दिनों पूरे देश में बेरोजगार नौकरी के लिए परेशान हैं, लेकिन सरकारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में महिला सभा समाजवादी पार्टी इटावा की जिलाध्यक्ष लीलावती राजपूत के नेतृत्व में महिलाओं ने एक रैली निकाली। यह रैली भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में थी। इस दौरान एक विशाल धरना भी दिया गया और युवाओं को रोजगार प्रदान करने की मांग की गई। हमारे संवाददाता शिवम पोरवाल ने यहां पहुंचकर रैली का जायजा लिया। देखिए इटावा से हमारे संवाददाता शिवम पोरवाल की खबर। समाजवादी पार्टी समाजवादी बामोर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ग्लोबल बायोफ्यूल में सोमवार को तड़के में आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बामोर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ग्लोबल बायोफ्यूल में सोमवार तड़के आग लग गई, जिससे आग लगने के कारण लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। यहां पहुंचे हमारे संवाददाता शिवशंकर सेवरे ने फैक्ट्री के मालिक से भी बात की और जाना कि फैक्ट्री में आग किस कारणों से लगी है। वहीं आग को बुझाने के लिए ग्वालियर, मुरैना और बामोर सभी जगह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं, तब जाके आग पर काबू पाया जा सका। देखिए हमारे संवाददाता शिवशंकर सेवरे की बामोर से यह खास खबर। क्या नाम है आपका? प्रदीप जी, ये बताइए आपकी फैक्ट्री में आग लगी है, क्या क्या कारण है, कैसे आग लगी, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हो गया, अभी उसका आकलन नहीं हो सकता जी। आग का कारण क्या है? आग का कारण है वायर से गर्म होकर टायर में आग लगी। जब वायर गर्म होने से टायर में आग लग गई, तो जब आग लगी उसमें फैक्ट्री आपकी चालू थी, बंद थी? फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। बंद हो चुकी थी। लेबर जा चुकी थी? लेबर जा चुकी थी। अच्छा, उससे जो गर्म होने के कारण आग लगी है। हाँ। अनुमान करीब कितना नुकसान हुआ होगा? उसका आकलन नहीं हो सकता, अभी उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। फिर भी लाख, 2 लाख, 5 लाख? अरे उससे भी ज़्यादा हो गया। करोड़ों में नुकसान हो गया? हाँ, नहीं करोड़ों का तो नहीं हुआ। तो बताइए कितना नुकसान हुआ है? लाखों में आ गया, गिनती में लाखों में कितना हो सकता है? लाखों नुकसान हो गया। हाँ। तो आग लगने के कारण आपको जो गर्म होने के कारण हो गया ना, बाकी इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही तो अब इसमें कुछ भी हो सकती है साहब, इसमें पता नहीं अभी क्या इसका निकाला जाएगा, निकाल करके। सूचना आपने पुलिस को कर दी इसकी? है, पुलिस को सूचना दे दी है? पुलिस को सूचना पहुंच गई है। कितनी फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल किया इसको? 5 में। हाँ, कहाँ से आई थी? वो एक मुरैना से, बामोर से और ग्वालियर से। क्या होता है आपकी फैक्ट्री में? आगे ऑयल का काम होता है, वो पुराने टायरों से ऑयल निकाला जाता है। और क्या किया जाता है? बाहर निकलता है, उसका आयरन निकलता है। एक दिन में कितना आयात करते हैं आप? अब इसमें जो क्या है अभी इसमें वो मैं उसको देख नहीं पा रहा, उसके बारे में। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से सेवा नगर में बनने वाले विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास किया।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सेवानगर में विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इस विद्युत उपकेंद्र पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत आएगी। इसका शिलान्यास करने के लिए पहुंचे प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। यहां बता दें कि इससे पूर्व भी कई सालों पहले एक बार विद्युत उपकेंद्र के शिलान्यास के लिए शिलान्यास किया गया था और यहाँ पर उद्घाटन के बाद काम भी शुरू हुआ, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया और बीच में ही यह विद्युत उपकेंद्र बंद हो गया। अब 10-15 साल बाद फिर एक बार विद्युत उपकेंद्र बनाने की बात चली है और इसको लेकर मंत्री जी ने फीता भी काट दिया है। अब देखना होगा कि यह कार्य पूरा हो पाता है या फिर सिर्फ शिलान्यास होकर रह जाता है। लोगों को उम्मीद है कि चूँकि ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है, इसलिए यह कार्य सब पूरा होकर रहेगा। देखिए हमारे संवाददाता सलीम खान की यहाँ से खास खबर। ग्वालियर में अतिथि शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार को एक बार फिर अपना वादा याद दिलाते हुए नियमित किए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अतिथि शिक्षक संगठन ने फूलबाग चौराहे पर शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया। धरने के माध्यम से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार की शोषण नीति से परेशान होकर आंदोलन की राह पर आ गए हैं। 13 वर्षों से लगातार अपनी मांगों के लिए निवेदन कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा। इससे परेशान होकर अब अतिथि शिक्षकों ने निर्णय लिया कि वे आगामी उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। यहाँ बता दें कि कई सालों से अतिथि शिक्षक काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इस बीच में पहले बीजेपी सरकार और बीच में 15 महीने कमलनाथ सरकार रही, लेकिन उनकी मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे में अतिथि शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। देखिए हमारी संवाददाता की यह खास खबर। जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने हमें फाइबर का गिलास समझकर उपयोग किया है, उसके बाद फेंक दिया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम नीतू सिंह राजावत है। मैं संभागीय महिला अध्यक्ष हूँ और ये आंदोलन हमारा आज से शुरू हो चुका है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जो संख्या है 70,000 अतिथि शिक्षकों की संख्या है और यहाँ पर हम आर्थिक इतने शोषित हो चुके हैं क्योंकि 12 सालों से हम इतना संघर्ष कर रहे हैं कि आज तक हमारी शिवराज सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ने नहीं सुना है। पहले वचन पत्र में लिया था तो चलो किसी श्रीमंत सिंधिया जी के कारण ये सरकार पलट गई और बीजेपी की सरकार आ गई। अब हम केवल इस समय जो बीजेपी सरकार है और शिवराज मामा जी से उनसे ही निवेदन कर रहे हैं और उन्हीं के लिए ही ये हमने महा आंदोलन रखा हुआ है, जिसमें सारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक यहाँ भाग लेंगे अभी। और जिसके कारण एक बार और हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने 12 सालों से इतने आवेदन ज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन हमको केवल आश्वासन दिया जाता है कि नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहीं आर्थिक प्रभाव का हम कह दिया जाता है कि आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन हम आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि केवल हम अभी क्या मांग रहे हैं, केवल 12 माह का पद स्थायित्व मांग रहे हैं कि आपका सरकार पर कोई भी आर्थिक प्रभाव ना पड़े और हमारा 12 साल का जो अनुभव है और इतनी परेशानियां झेल रहे हैं तो कम से कम हमारा एक पद स्थायित्व हो जाए। क्या 28 विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें आप लोगों का बहिष्कार करेंगे चुनाव का? क्या बिल्कुल, अभी तो हमें उम्मीद इन्हीं से ही है क्योंकि अभी सरकार इन्हीं की है। उपचुनाव से पहले यदि हमारा आदेश नहीं आता है तो हम फिर 28 पूरे विधानसभाओं में खुलकर विरोध करेंगे। फिर अभी तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, पूरा अतिथि शिक्षक जितना है 70 जिले जितने भी 70,000 अतिथि हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। यदि अगर उपचुनाव से पहले नहीं आता है आदेश तो उसके बाद हम खुलकर विरोध करेंगे बीजेपी सरकार का। बिल्कुल अनिश्चितकालीन रहेगा और अगर आज की डेट में शाम तक 5 बजे तक कोई भी आदेश नहीं आता है तो कल मैं खुद नीतू सिंह राजावत अनशन पर बैठूंगी, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। क्यों मांग यही है, हमारा 12 माह का पद स्थायित्व कर दिया जाए। और क्या मांग रहे हैं? लॉकडाउन का वेतन मांगा गया है, 6 महीने से घर बैठे हुए हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे जो अतिथि भाई जो विद्वान हैं, हम स्कूल में रहते हैं, वो कॉलेज में रहते हैं, उनको भी अंदर ले लिया गया है और उनका 12 माह का कर दिया गया है। लॉकडाउन का वेतन पूरा दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या हम पूरे सेवाएं नहीं दे रहे हैं? सुबह 10:30 बजे लेके 5:30 साढ़े 4 बजे तक पूरा टाइम स्कूल में बर्बाद करते हैं। आज 6 महीने हो गए, अतिथि शिक्षक आत्महत्याएं कर चुका है। क्यों? शासन और प्रशासन दोनों का ही कारण रहा है। तो उसकी जिम्मेदार अगर आज भी मैं यहाँ अनशन पर बैठूंगी तो मेरा शासन और प्रशासन दोनों का ही जिम्मेदार रहेगा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। ग्वालियर में पति के सामने ही पत्नी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इस दौरान बदमाशों ने बियर भी महिला के ऊपर डाल दी है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब फरियादी पक्ष ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को आवेदन दिया।
ग्वालियर में बदमाशों के हौसले आजकल काफ़ी बुलंद हैं और वे लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुरी क्षेत्र में जब एक पति पत्नी अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और बदमाशों ने दंपत्ति की साथ छेड़छाड़ कर दी। पत्नी पर बियर की बोतल भी उड़ेल दी और उसे साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पति ने इसका विरोध भी किया और काफ़ी देर तक बहस होती रही। इस दौरान इस मामले में जब पुलिस के पास मामला दर्ज कराने गए तो पुलिस ने मामूली धाराओं में इस संबंध में मामला दर्ज किया है, जिसको लेकर अब कार्रवाई की मांग को लेकर दंपत्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अमित सांघी से मिले। शिवपुरी के बदरवास ब्लॉक की ग्राम पंचायत डगपिपरी में सरपंच सचिव द्वारा वृद्ध पेंशन दिलवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। शिवपुरी के बदरवास ब्लॉक की ग्राम पंचायत डगपिपरी में सरपंच सचिव द्वारा वृद्धा पेंशन दिलवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला प्रकाश में आया है। निराश्रित वृद्ध लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है, जिसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते हैं उन्हें शासन द्वारा वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाता है। परंतु बदरवास ब्लॉक की ग्राम पंचायत डगपिपरी के ग्राम नेगमा में वृद्ध काशीराम केवट ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया कि सरपंच सचिव को 3 बार कागज देने के बावजूद भी उसकी पत्नी की वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं बनी है और जब वह सचिव से इस बात पर सवाल करता है तो उससे सचिव द्वारा वृद्धा पेंशन दिलवाने के नाम पर टालम टोली कर पैसे की मांग की जाती है। वृद्धा पेंशन की पात्रता होने के बावजूद भी वृद्धा पेंशन न मिल पाना शासन द्वारा संचालित सामाजिक न्याय व निःशक्त जन कल्याण के उद्देश्य की स्थिति को साफ दर्शाता है। देखिए पौड़ी से हमारे संवाददाता की यह खास खबर। हाँ दादा, आपने कागज सेक्रेटरी को कितनी बार दिए? 3 बार दे चुका। 3 बार। और क्या कहते हैं पेंशन के नाम से? हाँ, बनवा दे रुपये दे दो 500। 500 रुपये की मांग करी। अब मेरे पास नहीं है 5 पैसे। और आप कितने साल को गए? हम है 70 के मान लो। और माता जी? माता जी यही 10 साल लगी मुझे। अच्छा, 60 के लगभग हो गई। ठीक है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के जबलपुर निवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किए गए घेराव और प्रदर्शन के विरोध में ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के सामने पहुंचकर धरना दिया। ग्वालियर में कांग्रेस लीगल सेल के अधिवक्ताओं ने सोमवार को महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। वकीलों ने यह धरना प्रदर्शन जबलपुर में कांग्रेसी सांसद विवेक तनखा के निवास पर घेराव के प्रति उत्तर में किया था। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद राकेश सिंह के घर का रविवार को घेराव किया था। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना वायरस के पीड़ित मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जबलपुर में स्थिति नाजुक होती जा रही है। सांसद राकेश सिंह के घर का रविवार को कांग्रेस द्वारा घेराव करने के बाद सांसद तनखा के निवास का घेराव करने की युवा मोर्चा द्वारा घोषणा की गई थी। इसके प्रति उत्तर में ग्वालियर में अधिवक्ताओं ने लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि सांसद तनखा इन दोनों दिल्ली में है, उनके खाली घर का जबलपुर में घेराव करने का क्या मतलब है। कांग्रेस ने सरकार से कोरोना वायरस मरीजों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने की मांग की थी। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के कारण राकेश सिंह के घर का घेराव किया गया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्य प्रदेश शासन, ऐसा जानकारी मिली थी कि जबलपुर में विवेक तनखा साहब जो राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उनके निवास का भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ चंद लोगों के द्वारा घर के घेराव करने का किया जा रहा है प्रयास। उसके विरोध स्वरूप हम सभी ग्वालियर के अधिवक्तागण यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया द्वारा कांग्रेस नेता अरुण यादव और जयवर्धन सिंह को 2 कौड़ी का नेता कहने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग एवं अन्य नेताओं द्वारा ठाटीपुर चौराहे पर मंत्री अरविंद भदौरिया का पुतला दहन किया गया। ग्वालियर से सलीम खान की खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन उनके द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को 2 कौड़ी का नेता कहने के विरोध में दिया गया था। कुमारपुरा चौराहे ठाटीपुर पर पुतला दहन किया गया। ग्वालियर से हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। जो भी उसके विरोध में आज हम उनका पुतला दहन कर रहे हैं और अगर यही रहा तो इसके बाद और भी कड़ी कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने पुतला कराया है? आज हमने अरविंद
भदौरिया मध्य प्रदेश शासन के मंत्री का पुतला दहन किया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी, अरुण यादव भैया जी को बहुत गलत शब्दों का दुरुपयोग, शब्दों जो आपत्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया कि दो कौड़ी के नेता है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। राजनीति का एक दायरा होता है, उससे ऊपर उठकर यह गलत शब्दों का उपयोग करके और सम्मानीय नेताओं का एक सम्मानीय छवि जो जनप्रतिनिधि है अपने समाज के और कांग्रेस पार्टी का, उसका उन्होंने अपमान किया है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और हर जगह पुतले दहन कर रहे हैं और उन्हें अपने शब्दों को वापस लेकर हमारे नेताओं से माफी मांगना चाहिए। जय जय कमलनाथ। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।